हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीपीएससी 2019 मेंस का जीएस पेपर 2। इसको हम डिस्कस करेंगे, इसका जो आंसर्स है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आपको बता दूं, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है राम सोनी पीपीएससी। इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर क्लासेस के लिंक और बहुत सारी चीजें शेयर की जाती हैं। आपको सिर्फ लिखना है राम सोनी पीपीएससी एंड यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर कुल मिला के दो पार्ट हैं, 150 नंबर के दो पार्ट हैं। तो पहले हम पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट पार्ट वन। तो पार्ट वन के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो स्टार्टिंग में 15 क्वेश्चन 3 नंबर के थे, बाद में जो है वो 6 नंबर क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन में से पूछा गया है, भारतीय संविधान की तीन प्रमुख विशेषताएं लिखिए जिन पर संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का प्रभाव है। तो तीन सिग्निफिकेंट फीचर्स लिखने हैं। तो इसमें कौन कौन से फीचर आप लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें यदि हम बात करें यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से क्या प्रभावित है। तो पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ जो प्रेसिडेंट्स होते हैं, हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं, वो सुप्रीम कमांडर होते हैं तीनों सेनाओं के। तो ये सिस्टम जो है, ये सिस्टम कहाँ से लिया गया है? ये सिस्टम यूएस से लिया गया है। दूसरी कंडीशन यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, हमारे देश में जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट होती है, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट बेसिकली यूएस से ली गई है। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट क्या है? सुप्रीम कमांडर। तो सुप्रीम कमांडर वाली जो पोस्ट है ये बेसिकली यूएस से ली गई है ना। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट क्रिएट की गई है आपने। और इसके अलावा देखा तो बहुत सारी चीजें और भी है, जैसे कि आप कह सकते हैं कि हमारे देश में जो जुडिशरी जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। और जुडिशियल रिव्यू जो होता है, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू जो है ये भी यूएस से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें यूएस से ली गई हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। जैसे आप कह सकते हैं सेपरेशन ऑफ पावर बेसिकली वैसे लिया गया, तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट आप कह सकते हो, है ना। तो तीन ही बताने हैं, कई सारे हमने डिस्कस कर लिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के उद्देश्य का बंधुत्व का क्या अर्थ है? वेल, फ्रेटर्निटी का मतलब यहाँ पे वैसे लिखा है तो ब्रदरहुड से है कि भाईचारे से है। अब इसमें बिलोंगिंगनेस की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर कहा गया है कि जो फ्रेटर्निटी है, जो बिलोंगिंगनेस आप क्रिएट करते हैं, वहां पर एक प्रकार से राष्ट्रीयकरण, नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई है। नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई। इसमें देखा जाए तो कुछ चीजों को बेसिकली हमें फोकस नहीं करना है, जैसे जैसे रीजनलिज्म है, कम्युनलिज्म है या कास्टिज्म है। इन चीजों को बेसिकली आपको साइडलाइन में रखना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है भाईचारे पे देना है, मतलब लोगों के बीच भाईचारे की भावना को प्रबल करना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रोविजन है। मतलब इसमें लोगों के बीच में कास्टिज्म है, कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, इन चीजों का प्रभाव नहीं दिखना चाहिए। तो ये बेसिकली मीनिंग ऑफ फ्रेटर्निटी होता है हमारे प्रेम्बल में, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। लेट मी नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू, जस्ट वन सेकंड। हियर यू गो। हु टर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे जो संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने बोला? वेल, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे संविधान का जो फीचर है वो अर्धसंघीय है, क्वेसी फेडरल है। कंप्लीट फेडरल जो है, ये आपको देखना है तो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को जाइए, वहां पे देखिए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है क्वेसी फेडरल है, मतलब केंद्र पावरफुल है ज्यादा। हालांकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को बंटवारा किया गया है, लेकिन केंद्र यहाँ पर ज्यादा पावरफुल है। ये सिस्टम बोला है केसी वेयर ने। तो केसी साहब ने ये सिस्टम बोला है, केसी वेयर ने। तो इन्होंने बोला है कि हाँ, यहाँ पे क्वेसी फेडरल सिस्टम है। दूसरी बात यहाँ पर है, डीडी बसु ने भी इसके बारे में बोला है, लेकिन उन्होंने बोला है कि ना तो फेडरल है ना तो यूनिटरी है। ये प्रकार से कॉम्बिनेशन है दोनों का। लेकिन केसी वेयर की बात करें तो इन्होंने बेसिकली बोला है कि क्वेसी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का है। अगला क्वेश्चन है, हु कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट डिस्पाइट नॉट बीइंग द मेंबर। इनमें से कौन है, हु कैन टेक पार्ट, कौन है जो ऐसे हैं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं यद्यपि वो उसके मेंबर नहीं होते? वेल, देखा जाए तो इसमें बहुत ही सिंपल सा है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, है ना। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो किसी पार्लियामेंट में किसी सदन के मेंबर नहीं होते, लेकिन उनके पास अथॉरिटी होती है, किसी भी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये प्रकार से दिस इज द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पोस्ट, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ये पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। हाँ, वोट नहीं कर सकते बट पार्टिसिपेट कर सकते हैं डिस्कशन में, ठीक है। अगला है, व्हेन एंड व्हाई द सांथरम कमेटी वाज फॉर्म्ड। सांथरम कमेटी क्यों फॉर्म की गई? देखिए, सांथरम कमेटी याद होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में, केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में, 1964 में फॉर्म की गई थी। और इसकी रिकमेंडेशन के द्वारा फाइनली हमारी जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का फॉर्मेशन किया गया था। और एक काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, दिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कमेटी, चूंकि केंद्रीय सतर्कता आयोग काफी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए बेसिकली इसमें क्या क्या कैसे काम करता है। जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको पता होना चाहिए, क्योंकि ये कमेटी आपके सिलेबस में है, यूनिट 10 में। तो दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके फॉर्मेशन में कौन कौन सिलेक्शन कमेटी में होते हैं,
तो डिस्कस किया था आप लोगों से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की, हम बात करें, यदि हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें कि यहाँ पे कौन कौन होता है, तो सीबीसी को जो सिलेक्शन कमेटी होती है सीबीसी के चेयरमैन और मेंबर को अपॉइंट करने के लिए, अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करते हैं लेकिन सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करती है, तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं और एक होम मिनिस्टर होते हैं हमारे, और एक लीडर ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के। तो 3 मेंबर की सिलेक्शन कमेटी होती है, रिकमेंड करती है कि किसको सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का चेयरमैन या मेंबर बनाया जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955? नागरिक संरक्षण अधिनियम 1955 का उद्देश्य क्या है? तो मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जो शेड्यूल कास्ट है, जहाँ पे बेसिकली अनटचेबिलिटी की प्रॉब्लम है, अस्पृश्यता की समस्या है, तो उसको निवारण करने के लिए बेसिकली लाया गया था प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट। याद रखिएगा, ये शेड्यूल कास्ट के लिए लाया गया था ना, SC/ST एक्ट दोनों के लिए लाया गया था, लेकिन सिविल राइट्स एक्ट 1955 की बात करें, केवल शेड्यूल कास्ट के लिए लाया गया था, जिससे हम अस्पृश्यता को जड़ से समाप्त कर सके, है ना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जागो ग्राहक जागो नारे का क्या अर्थ है? जागो ग्राहक जागो स्लोगन का मतलब क्या है? वेल, यहाँ पर कंज्यूमर्स जो है हमारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, जो हमारे कंज्यूमर्स है उनको अवेयरनेस क्रिएट करना एक उद्देश्य है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसमें कुछ लिख सकते हैं। मेनली जो मेन पर्पज है वो है अपना अवेयरनेस कैंपेनिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, व्हाट इज द टेक्निक अडॉप्टेड बाय प्रेशर ग्रुप्स टू सिक्योर देयर पर्पस? जो हमारे दवा समूह होते हैं उनके द्वारा अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या तकनीक अपनाई जाती है? वेल, देखा है तो आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे लॉबिंग करते हैं। लॉबिंग करने का मतलब है कि यहाँ पे लॉबिंग कर लेते हैं कि हाँ, प्रेशराइज करने के लिए, है ना, पब्लिक ऑफिसर्स को प्रेशराइज करते हैं, है ना। तो दिस इज समथिंग वी कैन सी। प्रोपागंडा क्रिएट करते हैं, प्रोपागंडा की हाँ ठीक है ये हमारे साथ गलत कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, और समय समय प्रोपागंडा क्रिएट करते हैं। आजकल आप लोग देखा होगा बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स ऐसे काम कर रहे हैं। कई सारे जी होते हैं कि जो इलेक्शन रिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये भी एक चीज होती है कि यहाँ पे कुछ ये कुछ टेक्निक्स अडॉप्ट की जाती है प्रेशर ग्रुप की तरह। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं। लॉबिंग और प्रोपागेंडा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, इतना आप लिख दें, इतना मोर देन इनफ है। और इसके अलावा अगला क्वेश्चन है आपके सामने, व्हाट डज पब्लिक ड्यूटी? पब्लिक ड्यूटी की बात करें, मींस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के अंतर्गत पब्लिक ड्यूटी क्या होती है? वेल, पब्लिक ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पर जो स्टेट ऑफिसर्स होते हैं या पब्लिक ऑफिसर्स होते हैं जो अपना फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, उसे बोलते हैं पब्लिक ड्यूटी। अब यहाँ पे पूछे कि स्टेट क्या होता है, स्टेट जो है क्या परफॉर्म करता है? स्टेट परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटीज, इसे बोलते हैं पब्लिक ड्यूटी। अब स्टेट में कौन कौन सा आता है? स्टेट में सारे आते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की इम्प्लाई हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की इम्प्लाई हो, चाहे कोई बॉडी हो जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो ये होती है स्टेट के अंदर। तो ये आप याद रखें, तो ड्यूटी जो है ये है पब्लिक ड्यूटी, ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा जो कंपनी एक्ट है 1946 उसके अंतर्गत भी इसको कवर किया आता है वैसे। तो एनीवे, अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हेन व्हाई द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया फॉर्म? भारत में जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन कब और क्यों किया गया? वेल, पहली बात तो याद रखना है इसको गठन कब किया गया। तो पहली बात याद रखना है ये कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका गठन जो है एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया, पहली बात ये है। तो पहली बार कंपटीशन एक्ट जो लाया गया, कंपटीशन एक्ट जो लाया गया, ये लाया गया सन 2002 में, और 2002 में कंपटीशन एक्ट लाने के बाद में ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया गया। हालांकि इसका फाइनली फॉर्मेशन किया गया मार्च 2009 में, मतलब लाया गया एक्ट बहुत पहले, लेकिन 2009 में इसका फाइनली फॉर्मेशन किया गया मार्च 2009 में। इसके अलावा देखा है तो यहाँ पहले एक एक्ट ऑलरेडी था जिसको बोलते हैं MRTP एक्ट, वो बेसिकली मोनोपोलीज को कम करने के लिए था। तो राघवन कमेटी की जिसके रिकमेंडेशन पे बनाया गया था। तो एनीवे, तो राघवन कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये हमने रिप्लेस किया था। तो राघवन कमेटी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यदि आप कंपटीशन कमीशन पढ़ना चाहते हैं, तो राघवन कमेटी का नाम याद रखिएगा, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया से जुड़ी हुई काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसके बाद देखा है तो यहाँ पूछा गया, व्हाई आर द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर्म्ड? वेल, इसकी बात करें तो इसमें एक छोटी सी चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग। इसमें आप कह सकते हैं कि इसका फॉर्मेशन, पहली बात ये देखिए, जस्ट वन सेकेंड, इसमें देखा जाए तो इसमें लिखा गया क्यों बनाया गया। गठन इसलिए किया गया है कि हमारे यहाँ कोई भी कंपनी, जैसे बड़ी कंपनी होती है तो मोनोपोलाइज करती है मार्केट को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एजुकेशन सेक्टर में इसमें बहुत सारी कंपनीज हैं जो बड़ी कंपनी है, जो बिल्कुल मोनोपोली की बात करते हैं। जरूर कहते हैं कि हम सिस्टम को डेमोक्रेटाइज कर रहे हैं, बट बेसिकली दे आर मोनोपोलाइजिंग द सिस्टम, मतलब एक छत्र राज स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सिस्टम को अपोज करने के लिए बेसिकली कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इस चीज को चेक करने के लिए किया गया है, जिससे जो छोटे छोटे जो उद्योगपति हैं उनको नुकसान ना हो, है ना, दैट्स वन ऑफ द पर्पस। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात करें, इसको क्यों बनाया जाता है, क्यों गठित किए जाते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है। देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करें तो पहली बात ये है कि ये जो एक जैसी सोच रखने वाले लोग होते हैं, एक जैसा इंटरेस्ट होता है, उनका एक ग्रुपिंग होती है, बड़ा ऑब्वियस बात है। लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने के बहुत सारे पर्पस है।
तो इसका पहला तो पर्पज ये है कि गरीबी कम किया जा सके, सोशल इनइक्वालिटी कम किया जा सके। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे मान लो किसी को लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना चाहिए, लैंड होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए जिसको आप दिखा के आप लोन ले सकते हो। हाँ, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है। तो अब क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो लोग होते हैं, जो मान लो काफी गरीब हैं, तो अब वो क्या है कि जब गरीब बहुत ज्यादा होते हैं, तो वो उनके पास कोई ऐसी जमानत राज दिखाने के लिए कुछ होती नहीं है, कोलैटरल नहीं होता, इसे बोलते हैं कोलैटरल। अब इस कंडीशन में क्या होता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप से मान लो 10 लोग हैं। अब 10 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के नाम से, और इन 10 लोगों का ज्वाइंट अकाउंट में मान लो हर किसी ने 10,000 रुपए जमा किए और वहां पे 1 लाख रुपए हो गए। अब इसे 1 लाख रुपए ये बन जाएगा कोलेटरल, और इसको बेस बना के यहाँ पर जो बैंक है उसको 50,000, किसी इंडिविजुअल को जरूरत है, किसी घर में शादी है, उसको लोन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का मेन पर्पज ये था कि इससे कारण पॉवर्टी से लोगों को बाहर निकाला जा सके, सोशल इनइक्वालिटी जो है उससे बाहर निकाला जा सके। तो ये मेन सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेन मकसद था। ठीक है, तो ऐसे कुछ करके आप लिख सकते हो। अगला है, बाय विच प्रोविजन द डिजिटल सिग्नेचर्स आर रिकॉग्नाइज्ड, जो हमारे डिजिटल हस्ताक्षर हैं इनको मान्य किया गया किस प्रावधान के अंतर्गत। वेल देखा है तो ये जो आईटी एक्ट है, कौन सा आईटी एक्ट 2000 वाला, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इसके अंतर्गत ही बेसिकली हमने डिजिटल सिग्नेचर को रिकॉग्नाइज किया है। तो यहाँ पे और से कुछ ज्यादा लिखने के लिए नहीं है, बहुत ज्यादा लिखना हो तो आप सेक्शन वर लिख देना, बट आई थिंक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना रखना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के अंतर्गत डिजिटल सिग्नेचर, डिजिटल हस्ताक्षर को हमने इसको मान्य किया है। अगला क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ द टू कमिटीज सेट अप फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाएगी, तो होके यहाँ पे हालांकि बहुत सारी कमेटी बनी है, लेकिन 2-3 कमेटीज का नाम लिख देना आप, जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी का नाम लिख सकते हो। दिनेश गोस्वामी कमेटी का जो फॉर्मेशन हुआ ये हुआ आपका 1990 में, तो आप इसको कोट कर सकते हो कि हाँ दिनेश गोस्वामी कमेटी का फॉर्मेशन किया गया है। यहाँ पे बेसिकली उस समय का वक्त था जब मसल पावर का इस्तेमाल काफी ज्यादा हो रहा था 1990 के दौरान में, तो ये के भी रीजन था, और बहुत सारी चीजें हैं बेसिकली उस समय किया गया था। और जो नॉन सीरियस कैंडिडेट्स थे उनको भी कैसे हटाया सके, इसके लिए भी बेसिकली इस कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि नॉन सीरियस कैंडिडेट, मतलब सपोज करो पहले 500 रुपए मान लो लोकसभा की आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट है, तो 500 रुपए में लेके बहुत सारे लोग खड़े हो जाते थे। तो ये भी एक रीजन था, उसी के चलते बाद में, हालांकि हालांकि उस समय नहीं किया गया था, बहुत बाद में किया गया था, बट फिर भी जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो बढ़ा दिया गया था, आपको याद होगा। एक तो ये है, एक और कमेटी इसका नाम है वोरा कमेटी। वोरा कमेटी भी लिख सकते हो, वोरा कमेटी, हालांकि कमेटी और बहुत सारी है बट वोरा कमेटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। वोरा कमेटी का फॉर्मेशन जो है 1993 में किया गया था, 1993 में किया गया था, और ये कमेटी ने बेसिकली इन्होंने बेसिकली रिकॉग्नाइज किया था कि बेसिकली कि मसल पावर, मनी पावर कैसे कम किया जा सके। तो ये बेसिकली यही ये चीजें भी इन्होंने बेसिकली रिकमेंड किया था, हालांकि बहुत सारी और चीजें भी हैं, बट आई थिंक दैट्स मोर देन अनफ। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया गया था कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसने बोला था कि 2 साल से अधिक की सजा यदि किसी को मिल जाती है, मोर देन 2 ईयर्स के किसी को पनिशमेंट मिल जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, तो उसको वो लोकसभा के इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना सिर्फ वो 2 साल बल्कि अगले आने वाले 6 साल और, है ना। तो एक प्रकार से अगले 6 साल तक और भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये सिस्टम जो लाया गया था ये भी एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आप कह सकते हो, है ना, जिससे कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है, पॉलिटिक्स में जो अपराधीकरण है उसको कम किया जा सके। एनीवे, लेट्स गेट द नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिस्कशन हो गया। व्हाट आर द वर्ड्स एडेड टू प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42वां संवैधानिक संशोधन अपने आप में एक क्या कहते हैं इसको, दैट्स कॉल्ड, पूरा अपने आप में मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। इसके अंतर्गत सोशलिस्ट, आपको याद होगा, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जोड़े गए थे, और यही 3 वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है ना। और दिस इज क्वाइट मोस्ट इंटरेस्टिंग वर्ड इज सेकुलर। सेकुलर आज डेट पे हालांकि काफी कंट्रोवर्शियल वर्ड बन चुका है, बट एनीवे, हालांकि हमारा देश जो है सेकुलर है, और भाई स्पिरिट भी सेकुलर है ना। एनीवे, अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन से प्रेरित होकर भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 लाया गया। वेल देखा जाए तो इसमें जिस कन्वेंशन का डिस्कस किया जाता है, बेसिकली स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस काफी इंपॉर्टेंट है, और स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस को बेस बना के बेसिकली देखा जाए तो इसी कॉन्फ्रेंस को बेस बनाकर जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 भारत में लाया गया था। तो आप इसे कोट कर सकते हो, 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की थी, इसी को बेस बना के भारत में जितने भी वाटर एक्ट है, एयर एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारे सारे के सारे जो हैं उसी के अंतर्गत, उसी से इंस्पायर्ड होकर लाए गए हैं। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस यू कैन कोट ऑन दिस वन। ठीक है, तो ये रही स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, लेट्स गेट सम मोर क्वेश्चन, थोड़ा डिस्कस और कर लेते हैं। राइट द फंक्शंस ऑफ द गवर्नर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन। वेल यहाँ पे गवर्नर को बोला है कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द यूनियन के रूप में कैसे काम करता है, संघ के प्रतिनिधि के रूप में कैसे काम करता है। देखिए,
पहली बात ये है कि यहाँ पे गवर्नर इस चीज की देखरेख करता है किसी राज्य में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रॉपर तरीके से काम कर रही है तो ठीक है, अदरवाइज आपको याद होगा 2 आर्टिकल हैं। इसके अंतर्गत उस राज्य में प्रॉपर प्रेसिडेंट रूल लगाया सकता है। आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365। ये दोनों आर्टिकल जो है प्रॉपर्ली बात करते हैं किसी राज्य में राज प्रशासन लागू करने की बात करते हैं, और ये गवर्नर की रिकमेंडेशन आमतौर पे होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि मान लो कोई ऐसा बिल है जो यूनियन लिस्ट में किसी राज्य ने पास कर दिया है, तो वहां पर देखा है तो यहाँ पर गवर्नर जो है इस चीज को इंश्योर करता है कि हाँ, ये यूनियन लिस्ट में पास कर दिया गया है, तो उसको बेसिकली गवर्नर जो है उसको फाइनल अपने सहमत नहीं देता है। और कई बार ऐसा होता है कि वो बोल देते हैं कि हाँ, यहाँ पर प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है मानी जाएगी, प्रेसिडेंट को के पास पास कर दिया जाता है। तो ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन आप कोट कर सकते हो कि हाँ, किस तरह से आपको लगता है कि गवर्नर जो है ए प्रकार से यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। एक और पॉइंट है, आपने देखा होगा जब भी कोई पार्टी चेंज होती है केंद्र में, तो जितने भी गवर्नर होते हैं जो पिछली रूलिंग पार्टी के होते हैं, वो आमतौर पे सारे चेंज कर दिए जाते हैं, बशर्ते पार्टी चेंज हो गई पावर में, सेंटर में। तो इस तरह से आप ये भी एक प्रकार से एंगेजमेंट है कि हाँ, गवर्नर जो है केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है इसमें, विच बॉडी गिव्स रिकॉग्निशन टू द पॉलिटिकल पार्टीज एंड ऑन व्हाट ग्राउंड्स। कौन सी बॉडी रिकॉग्नाइज करती है पॉलिटिकल पार्टीज को और कौन से ग्राउंड में। वेल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस समय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है रिकॉग्नाइज करती है किसी पॉलिटिकल पार्टीज को, और नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का जो सिंबल है वही देती है। अब नेशनल पार्टी के जो रिकमेंडेशन है, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इस बार छत्तीसगढ़ पीएससी में पूछा गया था। नेशनल पार्टी बनने के लिए कुल मिलाकर 3 कंडीशन होती है, और ये नेशनल पार्टी बनने के लिए जो 3 कंडीशंस होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि चलो ठीक है, यदि कोई पार्टी 6% वोट पाती है, 6% वोट और इसके साथ में 4 सीट लोकसभा की। लोकसभा इलेक्शन में आपको 6% वोट मिल गया और साथ में 4 सीट मिल गई हो लोकसभा की, ठीक है। और ये कितना, फ्रॉम 4 स्टेट्स, 4 राज्यों में आपने 6% वोट पाया हो, अ, 4 राज्यों में आपने 6% वोट पाया हो और 4 सीट आपको लोकसभा की एक्स्ट्रा मिल गई हो, तो ये देखा जाए तो आपको नेशनल पार्टी बनने की पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बोला है कि हाँ ठीक है, आपकी पार्टी को 2% लोकसभा सीट मिल जाए। क्या मिल जाए, 2% लोकसभा सीट मिल जाए। मतलब इस समय 543 सीटें पूरे भारत में है, इसका 2% का मतलब है कुल 11 सीटें। लेकिन ये सीटें जो मिले वो फ्रॉम 3 स्टेट, 3 राज्यों से मिले। मतलब हर एक राज्य से कम एक ही सही लेकिन मिलना चाहिए, मतलब पूरा नहीं कि 11 सीटें आपको एक ही राज्य से मिल जाए। तीसरी कंडीशन यहाँ पे लिखी है कि आपकी पार्टी को 4 राज्यों में आपकी पार्टी स्टेट पार्टी बन गई। ये कुल मिला के 3 कंडीशन है नेशनल पार्टी बनने के लिए। एज ऑफ नाउ यहाँ पर स्टेट पार्टी बनने के लिए भी कंडीशन प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। स्टेट पार्टी बनने के लिए जो कंडीशन लिखी हुई है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप आजकल प्रीलिम्स पीएससी प्रीलिम्स से पूछा जा रहा है क्वेश्चन। 5 कंडीशन जो लिखी है, पहली कंडीशन लिखी है कि हाँ ठीक है, कोई पार्टी को 6% वोट मिल जाता है ना राज्य में, तो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाएगी, लेकिन इसके साथ में प्लस 2 एमएलए भी होने चाहिए, है ना, 2 विधायक बनने चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि 6% वोट मिल जाए आपको, इसके साथ में एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाए, तो ये भी कंडीशन है, चलो ठीक है, पूरा हो जाएगा। तीसरी कंडीशन है कि चलो ठीक है, आपकी पार्टी को मान लो वोट कम मिल रहे हैं, तो इसके लिए भी एक अल्टरनेटिव दिया है कि देखो इनमें से कोई भी एक कंडीशन पूरी कर जाए, मतलब ऐसा नहीं कि सारी कंडीशन होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन इसमें लिखी है कि चलो ठीक है, 3% सीट आपको एमएलए की उस राज्य में मिल जाए, या तो 3 एमएलए मिल जाए, 3 एमएलए जीत जाए, जो भी ज्यादा हो। मतलब मान लो जैसे जो बड़े राज्य हैं, मध्य प्रदेश की बात करो, तो मध्य प्रदेश में 3% सीट, 230 का तो काफी ज्यादा होता है, 230 का 3% तो लगभग 7 सीट के आसपास होता है। तो मध्य प्रदेश में तो आपको नहीं, 3 हाँ 3 हाँ, बट जैसे बात करो तो यहाँ पे तो 3 सीट आपको 7 सीटें लाना पड़ेगा, लेकिन मान लो छत्तीसगढ़ वगैरह हैं या जो छोटे राज्य हैं जहाँ पे 40 सीटें हैं, तो उस कंडीशन में वहाँ पे 3 सीटें कम से कम होनी चाहिए। चौथी कंडीशन यहाँ पे है कि 1 इन ईच, हर एक 25 लोकसभा सीटें में आपकी एक सीट लोकसभा की आपको पास होनी चाहिए। जैसे मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं, तो मध्य प्रदेश में 29 में पहले 25 के लिए एक और अगले 4 के लिए एक लाना पड़ेगा आपको राउंड ऑफ, तो कुल मिला के 2 सीटें आपको लोकसभा की लेके आनी पड़ेगी। यदि आपको आ जाती है तो चलो ठीक है, आपको पार्टी मिल जाएगी, भले आपको वोट काफी कम मिले। पांचवी कंडीशन है, यदि आपकी पार्टी को मान लो एक ही सीट आपने नहीं जीती हो, लेकिन आपकी पार्टी को 8% वोट पूरे राज्य में मिल जाते हैं, तो भी उस कंडीशन में आपकी पार्टी को स्टेट पार्टी का स्टेटस मिल जाएगा। तो कुछ कंडीशन होती है नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी की, इसे आप लोग याद रखेंगे। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी टू एस्टेब्लिश द सोशल सिस्टम टू इंकरेज पब्लिक वेलफेयर।
तो यहाँ पे थोड़ा सा आप कोट कर दो कि जैसे हमारा जो गांधीयन प्रिंसिपल है, या हमारा जो बेसिकली सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, या हमारा जो बेसिकली उदारबोधिक सिद्धांत है, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, उन चीजों को कोड करके आप लिख दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आई थिंक दैट्स मोर देन। अगला क्वेश्चन है आपके, व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ सीएम विद रिगार्ड टू गवर्नर। सीएम की ड्यूटीज क्या है गवर्नर के रिकॉर्ड में? देखिए यहाँ पे देखा जाए तो जो लिखना होता है आपको, ऐसी चीजों को लिखना होता है, जैसे गवर्नर से सभी चीजों को आपको बताना होता है सीएम को समय समय पे कि कैबिनेट क्या डिसीजन ले रही है, या राज्य के बारे में जो भी चीजें इन्फॉर्मेशन होती है वो आपको देनी होती है। या जैसे यही काम बेसिकली जैसे प्रेसिडेंट करते हैं, प्रेसिडेंट के लिए पीएम को करना होता है, वैसे वैसे आपको करना होता है। समय समय पे गवर्नर जो है सम्मन करते हैं सीएम को, तो वहां भी इनकी ड्यूटीज होती है कि वो बताएं कि बेसिकली राज्य में क्या काम चल रहा है। इन चीजों को आप कोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में नियंत्रक मालिका परीक्षण। ओके, तो ये हमें लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि 20 मिनट हो चुके हैं। तो अगला बाकी जो पार्ट है वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और टेलीग्राम ग्रुप हमारा है राम सोनी एमपीपीएससी, जिसको फॉलो कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्लासेस की लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते रहे। फंक्शंस ड्यूटीज ऑफ सीएजीआई, नियंत्रक मालिका परीक्षक की ड्यूटीज क्या है? तो पहली बात तो स्टार्ट करना है आर्टिकल 149 से। आपको याद होगा इसी साल जो एमपीपीएससी 19 हुआ था, उसे पूछा गया था ड्यूटीज ऑफ सीएजीआई जो है कौन से आर्टिकल में। तो पहली बात तो आपको याद रखना है आर्टिकल 149, इसके बारे में बात करता है। फिर यहाँ पे सारा बताना शुरू कर दो कि हाँ इनके पास ऑडिट करने का अथॉरिटी होती है, और बहुत सारे फंक्शंस और बता दो आप। ऑडिट करते हैं, हर एक अकाउंट की ऑडिट करते हैं, चाहे वो कंसल्ट फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो, चाहे वो पब्लिक अकाउंट हो, सबकी ऑडिट करते हैं। दूसरी बात आप कह दो कि हाँ चलो ठीक है, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसका फ्रेंड फिलोसफर और गाइड के रूप में काम करते हैं। आप बता दो कि हाँ पीएसयूज की ऑडिट भी करते हैं, कुछ की ऑडिट नहीं करते वो भी बता दो, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इनकी ऑडिट नहीं करते। आईसीआईसी बैंक है, इनकी ऑडिट नहीं करते बेसिकली। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी की ऑडिट नहीं करते। तो ऐसी चीजों को आप कोट कर सकते हैं अपने आंसर्स में। तो इस तरह से आप बना सकते हो। आई थिंक इतना ही काफी है। तो बाकी जो क्वेश्चन है उसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल डिस्कशन पे वाइंड अप करते हैं। जो हमारे नए फ्रेंड्स हैं वो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अपने यार दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, जिससे बाकी आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी इसका बेनिफिट ले पाएं। और टेलीग्राम ग्रुप याद रखना, राम सोनी एमपीपीएससी, इसको फॉलो कर लेना, ज्वाइन कर लेना। तो यहाँ पे क्लासेस की जो लिंक है वो शेयर की जाती है। तो आने वाले कल में आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत सारे जो हैं स्टार्ट होने वाले हैं, तो वीडियो स्टार्ट होने वाले, क्लास स्टार्ट होगी, तो फिर उसकी इन्फॉर्मेशन मैं यही ग्रुप में दे दूंगा। डिस्कशन कहीं वाइंड अप करते हैं। आप सभी लोग यहाँ पे आए थे, थैंक सो मच। मिलते हैं फिर, बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूविंग फॉरवर्ड, एंड थैंक्स सो मच टू ऑल, टेक केयर, थैंक्स सो मच।